लोगों को। मैं ये कह रहा हूं यहां से वापसी नामुमकिन है, और तेहरान कह रहा है हम 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तपेश जी। विवेक, इतना आसान नहीं है। देखिए, हम अमेरिका को कितना भी बोलें कि उसने मिस कैलकुलेशन की या ईरान को जो समझना चाहिए था वो नहीं समझा, ईरान की पॉलिसीज को, डॉक्ट्रिन को नहीं समझ पाया। देखिए, अमेरिका मिलिटरली बहुत पावरफुल देश है, इकोनॉमिकली ऑल्सो। चाहे इकोनॉमी किस भी गड्ढे में जा रही हो, $1 ट्रिलियन का इंटरेस्ट देते हो हर साल, इससे फर्क नहीं पड़ता। 38 जब ट्रिलियन वॉर डॉलर होता का है, डेट भी है सर, कर्ज $38 ट्रिलियन। हाँ, नहीं, यस यस आई नो। तो मेरा पॉइंट ये है कि लेकिन इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वॉर लड़ने का है। लीव असाइड प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर अ सेकंड, एक साइड में सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि लड़ाई तो फौज लड़ती है, तो जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है किसी भी लड़ाई को लड़ने का इस वर्ल्ड में, वो अमेरिका के पास है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहेगा। अमेरिका को बहुत झटके लगे हैं, ईरान में लगा, लीबिया में लगा, सीरिया में लगा, अफगानिस्तान में सर लगा, वियतनाम में एक्सपीरियंस तो लगा। है, जीते कहां ये बता दीजिए सर। नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूं। तो ऐसा घूस इसलिए कहीं भी ट्रम्प साहब जाना की ये कह के कि हमारे पास अपाचे F-22 रैप्टर है, हमारे पास F-35 है, हमारे पास टॉम हॉक है, हमारे पास थर्ड एयर डिफेंस है। आप घुस तो कहीं भी जाते हैं, निकल कहां से आते हैं आप सुरक्षित, और जंग जीतकर कहां से वापस आते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप बेशक दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी लेकर चलते हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे ही मारता है। इसी को एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है, जिसको ईरान ने बड़ा अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रखा है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर एंड अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं इसको, कि सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करो, और एसिमेट्रिकली वॉरफेयर में दुश्मन को नुकसान पहुंचाओ, जितना वो हमें पहुंचा रहा है उतना नहीं, पर उतना पहुंचाओ जहां उसको दर्द हो। तो लेकिन इस केस में अब हम इसकी बात पे आते हैं कि इसमें सॉल्यूशन क्या निकलेगा। देखिए, ईरान झुकेगा नहीं वर्ल्ड प्रेशर में। देयर आर टू सॉल्यूशंस जो मुझे दिखाई देते हैं। खामनेई साहब को मार दिया, देखिए ये स्टार्ट कहां से हुआ था। अमेरिका को ये पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि वहां पे पब्लिक अपराइजिंग जिस हिसाब से हुई थी, तो ये रेजिम चेंज हो जाएगा, हम सही टाइम पे हिट करेंगे तो ये पब्लिक उसको ओवरटेक कर लेगी। लेकिन आईआरजीसी ने उसको कंट्रोल कर लिया और इंटरनेट को बंद कर दिया। आपने भी न्यूज सुनी होगी, जो बहुत ही कंफर्म न्यूज है। 30-40,000 स्टार लिंक के टर्मिनल ईरान में स्मगल किए गए थे, जिसमें ईरान और चाइना ने उनको ब्लॉक किया एक्चुअली, जिससे कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैल पाए ईरान में। तो वो पॉइंट जब खत्म हो गया, तब इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतान्याहू तुरंत अमेरिका भागे कि भाई ये टाइम सही नहीं है अभी अटैक करने का, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। तो इसलिए रुके। जब भी अटैक हुआ, उन्होंने कहा खामनेई को मार देंगे तो ईरान थोड़ा सा बिखर जाएगा, पब्लिक खुश हो जाएगी, अपराइजिंग फिर से होगी, फिर हम अपॉर्चुनिटी देख लेंगे। वो भी नहीं हुआ। देखिए, आईआरजीसी के पास या खामनेई के समर्थकों के पास पूरा सपोर्ट नहीं है, पर 20-30% लोगों का सपोर्ट तो है। जो 60-70% बाहर है, वो डिवाइडेड है, वो इकट्ठे नहीं हो पाए। सर। तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा लॉस था। जहां तक मैंने सुना है, ये आंकड़ा उल्टा है। 60-70% आईआरजीसी के सपोर्ट में, 20-30% डिवाइडेड है, जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट में निकले थे, और बाकी के 60-70% कहते हैं कि खामेनेई ही रहने चाहिए थे, या फिर यही रिजीम हमारे लिए ठीक है, यही रिजीम हमारे लिए सही है। अनटिल अनलेस अगर अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगाता, तो हमारे पास इतना प्रचुर मात्रा में इतना तेल भंडार है कि हम आसानी से इस देश को चला सकते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी वहां के लोग जी सकते हैं। लेकिन किसी देश को अगर 5 दशक तक सैंक्शंस के बीच में पीस दिया जाए, तो कोई भी रिजीम में वहां लोग पागल हो जाएंगे। क्या सऊदी और मिडिल ईस्ट में कुवैत और बहरीन और बाकी देश में कोई इस्लामिक रिजीम नहीं है क्या? इस्लामिक कट्टरपंथी नहीं है क्या? बिल्कुल है। कुछ देशों में नहीं, कुछ देशों में एक तरह से वहां पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए या फिर मल्टी जो कल्चर वो प्रमोट करने के लिए चीजें कंट्रोल की गई। लेकिन है तो अभी भी हिसाब किताब तो वही है उधर का भी, लेकिन उनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है, तो आराम से जी रहे हैं। ईरान के ऊपर मुझे लगता है अगर 1979 से सैंक्शन नहीं लगाया गया होता, तो आज की तारीख में ऐसी स्थिति होती। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन बोलता है कि अमेरिका को मिटा देंगे। अब कर दे वो अमेरिका जाकर किम जोंग उन पर हमला, आपको लगता है पॉसिबल है?
पॉसिबल नहीं है। इसी को विवेक, राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म कहा जाता है। देखिए, पब्लिक ओपिनियन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वॉर स्टार्ट हुआ था, जी। जब स्कूल में 170 बच्चे मरे, जब खामनेई साहब मरे, पब्लिक ओपिनियन चेंज होने में ओवरनाइट लगता है, एक रात लगता है बस। ठीक है, जब बाहर से कोई प्रेशर नहीं आ रहा हो, पैसे नहीं आ रहा हो, प्रोपोगंडा नहीं चल रहा हो, तो पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। मैं तो लीस्ट पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं कि इतने लोग हैं और उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, तो अमेरिका और इजराइल दोनों इस कंडीशन पे फेल हो चुके हैं। अब जो एक पॉसिबिलिटी बनती है, अमेरिका अपनी जीत के लिए, बूट्स ऑन ग्राउंड नॉट पॉसिबल, वे आर द बूट्स एंड वे आर द ग्राउंड, देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी। कुर्द्स को आगे करके पीछे से कुछ कर ले, नहीं आए, इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि इसमें मुसाद और सीआईए जिस तरह के ऑपरेशंस के लिए वो फेमस हैं, शायद एक डील पे पहुंच सकते हैं या अपना एक ऑपरेशन कर सकते हैं कि हमने किसी तरह से उस यूरेनियम को लेना है ऑन ग्राउंड करके। मतलब क्लैंडेस्टाइन अप्रोच हो सकती है, सीक्रेट अप्रोच हो सकती है, और कोई भी इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है, और ये अपनी विक्ट्री उसमें दिखा देंगे कि अभी ये रिकवर्ड यूरेनियम। जबकि अमेरिका के लिए यूरेनियम कभी भी प्रॉब्लम था ही नहीं। इट वॉज ए इजराइल फाइट। और ऐसा नहीं है कि इजराइल अकेला ईरान को हैंडल नहीं कर सकता है। अमेरिका तो जबरदस्ती गुस्सा है उसमें। उसके वो चाइना पेट्रोल डीजल, वहां बैंगन नहीं उगते, वहां तेल उगता है, गैस है। तो कहने का मतलब है वो चीज ही डिफरेंट थी। लेकिन अब जब अमेरिका को ये लगेगा कि मैं अपने यहाँ फेल हो रहा हूं, वैसे ही उसके मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन की हार होने वाली है, पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट में है, इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो गई, तो ट्रंप थोड़ा सा बैकफुट पे आ सकता है और ये स्टेटमेंट आ सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमने ईरान को इतना डैमेज किया है, हम इस ईरान को इस लेवल तक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि हमें बनाना पड़ेगा फिर से। वहां की पब्लिक का भी हमें सोचना है, उनके 80% लोग उनके अगेंस्ट थे, तो उनके बारे तो ऐसा हो सकता है अगले 2-4 दिन में आपको देखने में मिल सकता है।